नमस्कार साथियों। हिंदी शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे और हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत दोस्तों लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने आगमन विधि का अध्ययन कर लिया था। आज आगे चर्चा करते हुए हम निगमन विधि का अध्ययन करेंगे। निगमन विधि दोस्तों निगमन विधि के अंतर्गत इसका जो प्रतिपादक है संस्कृत व्याकरण में निगमन विधि का जो प्रतिपादक है वो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। महर्षि पाणिनि को माना जाता है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत निगमन विधि का जो प्रतिपादक है दोस्तों वो किसे माना जाता है? वो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। जबकि वैश्विक स्तर पर जो प्रतिपादक है, वैश्विक स्तर पर इसका जो प्रतिपादक है वो दोस्तों अरस्तु एवं प्लेटो को माना जाता है। अरस्तु एवं प्लेटो को, किसको? संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रतिपादक है वो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। और वैश्विक स्तर पर जो निगमन विधि का प्रतिपादक है वो अरस्तु एवं प्लेटो को माना जाता है। दोस्तों किसको? प्लेटो को। निगमन विधि के अंतर्गत दोस्तों परिभाषा जब पढ़ते हैं हम तो परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है। जैसे आगमन विधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम व्याकरण पढ़ाते समय शिक्षक सर्वप्रथम बालकों के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरणों की समानता को देकर किसी नियम की स्थापना करता है और नियम की सत्यता की जांच करने के लिए वापस अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वहां पर आगमन विधि मानी जाती है। आगमन विधि के विपरीत जो विधि है दोस्तों वो निगमन विधि है। कौन सी है? निगमन विधि। व्याकरण पढ़ाते समय शिक्षक सर्वप्रथम किसी नियम या सिद्धांत की रचना करता है और फिर उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करता है, तो वहां पर निगमन विधि मानी जाती है। तो इसकी जो परिभाषा है निगमन विधि की दोस्तों, जो परिभाषा है ये परिभाषा आगमन विधि के विपरीत पढ़ने को मिलती है। ठीक है। परिभाषा हमें मिलती है कि व्याकरण पढ़ाते समय व्याकरण पढ़ाते समय व्याकरण पढ़ाते समय यदि कोई शिक्षक व्याकरण पढ़ाते समय यदि कोई शिक्षक बालकों के समक्ष यदि कोई शिक्षक बालकों के समक्ष बालकों के समक्ष सर्वप्रथम किसी नियम या सिद्धांत की रचना करता है, नियम या सिद्धांत की रचना करता है तथा फिर उदाहरणों पर उस नियम उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करता है। नियम का प्रयोग करता है तो उसे निगमन विधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निगमन विधि कहते हैं। ठीक है।
निगमन विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है तो सर्वप्रथम क्या करता है, सर्वप्रथम किसी नियम या किसी सिद्धांत की रचना करता है। सर्वप्रथम किसी नियम या किसी सिद्धांत की रचना करता है और सिद्धांत और नियम की रचना करने के बाद में उदाहरण प्रस्तुत करता है और उस उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करता है। दोस्तों वो जो विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, निगमन विधि मानी जाती है। और निगमन विधि के अंतर्गत दोस्तों एक विचारक जिसका नाम है लेंडन, लेंडन की यहाँ पर हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है। निगमन विधि को परिभाषित करते हुए लेंडन कहता है कि निगमन विधि में पहले परिभाषा या नियम को स्पष्ट किया जाता है, उसके पश्चात अर्थ की व्याख्या की जाती है और उसमें तथ्यों व उदाहरणों का प्रयोग करके उसे पूर्ण स्पष्ट किया जाता है। लेंडन के अनुसार परिभाषा पढ़ने को मिलती है दोस्तों। लेंडन के अनुसार ये कहता है कि निगमन विधि में, निगमन विधि में सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसी परिभाषा, सर्वप्रथम किसी परिभाषा या नियम को एक मिनट, सर्वप्रथम किसी परिभाषा या नियम को स्पष्ट किया जाता है तथा उसके पश्चात अर्थ की व्याख्या की जाती है। अर्थ की व्याख्या की जाती है। लेंडन स्वीकार करता है कि निगमन विधि में सर्वप्रथम क्या किया जाता है दोस्तों, सर्वप्रथम किसी परिभाषा या नियम को स्पष्ट किया जाता है, उसके बाद में अर्थ की व्याख्या की जाती है और व्याख्या करने के बाद में तथ्य या उदाहरणों का प्रयोग करके तथा तथा इसके बाद तथ्यों या उदाहरणों का प्रयोग करके नियमों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। तो वहां निगमन विधि मानी जाती है। तो वहां कौन सी विधि मानी जाती है दोस्तों, निगमन विधि मानी जाती है। कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इसका जो प्रतिपादक है वो महर्षि पाणिनि को माना गया। वैश्विक स्तर पर निगमन विधि का जो प्रतिपादक है वो दोस्तों प्लेटो और अरस्तु को माना गया। निगमन विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम दोस्तों किसी नियम या सिद्धांत की स्थापना की जाती है, उसके बाद में उदाहरणों पर उस नियम या सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो वह निगमन विधि कहलाती है। और लेंडन कहता है कि निगमन विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम किसी परिभाषा या परिभाषा के साथ में किसी नियम को स्पष्ट किया जाता है और नियम को स्पष्ट करने के बाद में उसके अर्थ की क्या की जाती है, अर्थ की व्याख्या की जाती है और अर्थ की व्याख्या करने के बाद में जो उदाहरणों का और तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। तो वहां पर जो विधि मानी जाती है दोस्तों कौन सी मानी जाती है, वहां पर निगमन विधि मानी जाती है।
निगमन विधि के चरण या सोपान की चर्चा करते हैं तो दोस्तों 4 सोपान है, इसके अंतर्गत भी 4 सोपान माने जाते हैं। तो इसको उतारी पढ़ते हैं निगमन विधि के सोपान। निगमन विधि के चरण या सोपान। निगमन विधि के चरण या सोपान। निगमन विधि के चरण या सोपान तो दोस्तों कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। 4 में सबसे पहला नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाना। व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक क्या करता है दोस्तों? सर्वप्रथम एक शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों को किसी नियम या नियम के साथ में सिद्धांतों का क्या करवाता है? ज्ञान करवाता है। और उसके बाद में नियम या सिद्धांत का उदाहरणों पर प्रयोग करता है। नियम या सिद्धांतों का नियम या सिद्धांतों का उदाहरणों पर प्रयोग करता है। नियम या सिद्धांतों का नियम या सिद्धांतों का नियम या सिद्धांतों का क्या करता है दोस्तों? उदाहरणों पर प्रयोग करता है। और प्रयोग करने के बाद में क्या करता है दोस्तों? तुलना करता है। और तुलना करने के बाद में सत्यापन या पुष्टि करता है। ठीक है, तुलना नियमीकरण या फिर सामान्यकरण करता है। और सामान्यकरण करने के बाद में दोस्तों क्या करता है? पुष्टि करता है। पुष्टि या सत्यापन करता है। पुष्टि या सत्यापन करता है। तो इस आधार पर निगमन विधि के भी दोस्तों कितने? निगमन विधि के भी 4 चरण या सोपान माने जाते हैं। और आगमन विधि के भी कितने? 4 चरण या सोपान। आगमन विधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में उस उदाहरणों की समानता को देकर नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और नियमों के बाद में फिर सामान्यकरण और तुलना की जाती है और अंत में सत्यापन और पुष्टि। लेकिन ये आगमन विधि के विपरीत है। तो निगमन विधि के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले किसी नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाया जाता है, उसके बाद में उदाहरणों पर उसका प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में समानता देखी जाती है और अंत में सत्यापन या पुष्टि कर दी जाती है। तो आगमन विधि के भी 4 चरण या 4 सोपान माने जाते हैं और निगमन विधि के भी कितने? 4 चरण या 4 सोपान माने जाते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। दोस्तों आगमन विधि जब पढ़ रहे थे उस समय भी हमने चर्चा करी थी कि आगमन विधि के जो आगमन विधि के नियम या सूत्र पढ़े उनको यदि विपरीत कर दिया जाता है तो वहां पर जो शिक्षण विधि मानी जाती है। आगमन विधि के अंतर्गत हमने सबसे पहला सूत्र पढ़ा था उदाहरण से नियम की ओर की। आगमन में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में नियम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर नियम से उदाहरण की ओर सूत्र शिक्षण सूत्र नियम से आगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माने जाते हैं। इससे निगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले नियमों की स्थापना की जाती है और फिर उदाहरणों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अज्ञात से
ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर दोस्तों ये आधारित मानी जाती है, क्योंकि नियमों का ज्ञान बालकों को पहले नहीं होता है। नियमों का ज्ञान बालकों के लिए नवीन ज्ञान है। तो सबसे पहले अज्ञात जो नियमों का ज्ञान बालकों को नहीं है वो सबसे पहले बालकों को करवाया जाता है, और उसके बाद में ज्ञात जो बालक जानते हैं उन बातों को इसके बाद में पूछा जाता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, यानी जो विषय वस्तु चिंतन के माध्यम से विकसित होती है, चिंतन बालकों को पहले करवाया जाता है और प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बालकों को बाद में दिया जाता है। तो ये है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसके अलावा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी अध्यापक पढ़ाते समय सबसे पहले सीधा ही बिना किसी प्रतिरूप या बिना किसी मॉडल के शिक्षण कार्य करवाता है, और अंत में किसी प्रतिरूप या मॉडल, मानचित्र या फिर ग्लोब का सहारा लेता है। इसका मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण कार्य इस विधि के अंतर्गत करवाया जाता है। अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर यह विधि है, ये पूरी तरह से आधारित माने जाते हैं कि इसके अंतर्गत भी अप्रत्यक्ष ज्ञान बालकों को करवाया जाता है, और अप्रत्यक्ष ज्ञान करवाने के बाद में इसके अंतर्गत बालकों को जो जानते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माने जाते हैं। कठिन बातें पहले बताई जाती हैं और उसके बाद में सरल बातों का उल्लेख विद्यार्थियों के सामने बाद में किया जाता है। और इसके अलावा हमें दोस्तों इसका शिक्षण सूत्र हमें पढ़ने को मिलता है, ये अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है, अंश से पूर्ण की ओर, जबकि आगमन विधि पूर्ण से अंश की ओर थी। तो दोस्तों अंश से पूर्ण की ओर जो विचारधारा है ये आंशिक क्रियाओं का नियम पर डिपेंड करती है। किस पर? आंशिक क्रियाओं का नियम, आंशिक क्रियाओं का नियम। और आंशिक क्रियाओं का जो नियम की अवधारणा है वो थांडाई के द्वारा प्रस्तुत की गई है दोस्तों। किसके द्वारा? थांडाई के द्वारा। थांडाई कहाँ का था? अमेरिका का विचारक था। तो निगमन विधि के अंतर्गत विषय वस्तु को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। निगमन विधि के अंतर्गत विषय वस्तु को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से उपस्थित या प्रस्तुत नहीं किया जाता है। सबसे पहले उस विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर बालकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मतलब जब सूत्र बालकों को सिखाए जाते हैं निगमन विधि के अंतर्गत, सूत्र जब बालकों को नियम वगैरह बालकों को रटवाए जाते हैं तो एक एक नियम रटवाए जाते हैं, और सारे नियम रटने के बाद में विषय वस्तु की पूर्णता का ज्ञान है वो बालकों को करवाया जाता है। तो ये विधि अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। ठीक है, तो ये इस विधि के, इसके अलावा एक और लास्ट बच गया दोस्तों, लास्ट शिक्षण सूत्र है सामान्य से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर यह आधारित मानी जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। इससे निगमन विधि के अंतर्गत बालकों को जो सामान्य बातें दोस्तों पहले बताई जाती है, और सामान्य बातें बताने के बाद में विशिष्ट बातें बताई जाती है, जबकि आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले विशिष्ट बातें बताई जाती है और उसके बाद में सामान्य बातें बताई जाती है। तो ये 8 सूत्र कौन सी विधि के? निगमन विधि के 8 सूत्र माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है नियम से उदाहरण की ओर। सबसे पहले नियम, फिर उदाहरणों का प्रयोग, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर यह विधि है आधारित मानी जाती है। तो आप इसको उतारिए, इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं इस विधि के लाभ। ठीक है।
गुणिया लाभ। निगमन विधि के गुणिया लाभ। निगमन विधि के गुणिया लाभ। और गुणिया लाभ में दोस्तों सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है कि उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर शिक्षण कार्य करवाने की ये उपयोगी विधि मानी जाती है। उच्च स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की, उच्च स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की, उच्च स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जबकि आगमन विधि में हमने ये पढ़ा था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी जाती है एग्जाम में, तो आगमन विधि, और उच्च स्तर पर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है तो दोस्तों निगमन विधि है। साधारण शिक्षक भी इस विधि से पढ़ा सकता है। साधारण ज्ञान रखने वाला शिक्षक भी इस विधि से पढ़ा सकता है। साधारण ज्ञान रखने वाला शिक्षक भी दोस्तों इस विधि से पढ़ा सकता है। कहने का मतलब नियम यदि कोई भी शिक्षक रट लेता है तो नियम रटकर सीधे सीधे बालकों को बता देता है। इसलिए साधारण ज्ञान वाला शिक्षक भी इस विधि से शिक्षण कार्य करवा सकता है। इस विधि में शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक के समय व परिश्रम समय एवं परिश्रम की बचत होती है। सूत्रों के माध्यम से पढ़ाता है, नियमों के माध्यम से, तो समय भी कम लगता है और समय के साथ में दोस्तों परिश्रम भी अध्यापक को कम करना पड़ता है। इसके अलावा पढ़ने में मिलता है पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। पाठ्यक्रम दोस्तों समय पर पूरा हो जाता है क्योंकि सूत्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो ज्यादा बहुत अलग करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से पाठ के विकास की गति तीव्र होती है। इस विधि से पाठ के विकास की गति पाठ के विकास की गति तीव्र होती है। पाठ दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है। पाठ के विकास की गति तीव्र होती है, यानी पाठ जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है क्योंकि सूत्रों को याद करेंगे तो वो रट कर याद करेंगे, तो बालकों की याददाश्त शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है? विकास होता है।
इस विधि से शिक्षक व्याकरण शिक्षण में अधिक रुचि लेता है। इस विधि से शिक्षण कार्य करवाते समय इस विधि से शिक्षण कार्य इस विधि से शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक व्याकरण शिक्षण में अधिक रुचि लेता है। व्याकरण शिक्षण में अधिक रुचि लेता है। व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत अधिक रुचि लेता है, क्योंकि शिक्षण सूत्रों से करवाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी अधिकतम इसी विधि के आधार पर किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। पाठ्यक्रम का निर्माण भी, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी इसी विधि के आधार पर किया जाता है। इसी विधि के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ये निगमन विधि के क्या माने जाते हैं? गुण माने जाते हैं। व्याकरण पढ़ाने की कौन से स्तर पर? उच्च स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। साधारण ज्ञान वाला शिक्षक भी इसे शिक्षण विधि से धन कार्य करवाया जा सकता है। शिक्षक के समय और परिश्रम की इस विधि से पढ़ाते समय बचत होती है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। विकास की गति तीव्र होती है। बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। शिक्षक व्याकरण शिक्षण में अधिक रुचि लेता है। और पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण है दोस्तों, वो भी इस निगमन विधि पर आधारित माना जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों व्याकरण निगमन विधि के दोष या कमियां। निगमन विधि के दोष या कमियां। निगमन विधि के दोष या कमियां। और दोष और कमियों में दोस्तों सबसे पहले हमें यही पढ़ने को मिलता है कि उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की दोस्तों उपयुक्त विधि नहीं माने जाते, क्योंकि छोटे बालकों को कभी नियम नहीं रटवाए जा सकते। तो नियम छोटे बालक नहीं रट सकते, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि जिस विषय वस्तु को रटकर सीखते हैं वो थोड़े दिनों के बाद में विस्मृत हो जाती है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। प्राप्त ज्ञान है दोस्तों वो स्थायी नहीं होता है। इसके अलावा बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि निगमन विधि के अंतर्गत दोस्तों नियम और सिद्धांत बालकों को सबसे पहले रटवाए जाते हैं।
नियम और सिद्धांत है वो बालकों को सबसे पहले रटवाए जाते हैं, इसलिए बालकों में रटने की प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास है वो थोड़ा ज्यादा होता है। पूर्णतः अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है, इसके अंतर्गत जो कुछ करता है वो शिक्षक ही करता है सर्वो सर्वा। तो पूर्णतः अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है, अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। अब दोस्तों अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है, जबकि वर्तमान के अंतर्गत जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। कहने का तात्पर्य है कि बालकों की जो योग्यता होती है, बालकों की योग्यता होती है, बालकों की योग्यता के अनुसार शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली वर्तमान के अंतर्गत प्रचलित है, जिसके अंतर्गत बालकों की जितनी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार बालकों के अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार के तौर स्थायी परिवर्तन किया जाता है। लेकिन शिक्षक सर्वो सर्वा होता है, तो फिर वो गलत बता रहा है चाहे सही बता रहा है, या फिर वो किसी भी शिक्षण विधि को प्रयोग करके वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, बच्चों को उसकी बात को सही तरीके से मानना ही पड़ेगा। बालकों को अभिव्यक्ति और वापस से विचारों को व्यक्त करने का अवसर कभी भी नहीं मिल पाता है इस विधि के अंतर्गत। ये शिक्षण केंद्रित विधि मानी जाती है, तो दोस्तों ये शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है रिट की एग्जाम में, निगमन विधि शिक्षण की वैज्ञानिक है या फिर अवैज्ञानिक है, तो दोस्तों ये शिक्षण की अवैज्ञानिक यानी अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यदि चर्चा करते हैं तो पहले नियम कभी भी नहीं सीखा जाते, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। और ये प्रश्न रिट 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि माने जाते हैं। ये प्रश्न आया था दोस्तों रिट की एग्जाम के अंतर्गत, किस में आया था, रिट की एग्जाम के अंतर्गत ये विशेषताओं के अंतर्गत पूछा गया था। इस विधि के प्रयोग से बालकों में समझने व खोजने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता। इस विधि के प्रयोग से इस विधि के प्रयोग से बालकों में विषय वस्तु को समझने व खोजी प्रवृत्ति का विकास, खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है, खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। खोजी प्रवृत्ति का जो विकास है वो दोस्तों इस विधि के द्वारा नहीं होता है। तो ये 6 इस विधि के क्या माने गए दोस्तों, दोष माने गए। इसके अलावा यहाँ से भी 2022 के अंतर्गत जब रिट की एग्जाम लगी थी, किस 22 के अंतर्गत है, तो उस एग्जाम के अंतर्गत भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि निगमन विधि का कौन सा रूप नहीं है। निगमन विधि के, आगमन विधि के भी 2 रूप माने जाते थे, जिसमें हमने पढ़ा था एक प्रयोग प्रणाली, और प्रयोग के साथ में हमने पढ़ा था दोस्तों एक सहयोग या साचार्य या फिर जो समवाय प्रणाली कहते हैं। और ये इस प्रकार की विधि की भी आगे चर्चा करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार निगमन विधि के भी 2 रूप माने जाते हैं, एक सूत्र प्रणाली और एक पाठ्य पुस्तक प्रणाली। निगमन विधि के रूप, और निगमन विधि के दोस्तों 2 रूप माने जाते हैं, जो आगे पढ़ेंगे भी हम विधियों के तौर पर, एक सूत्र प्रणाली और एक पाठ्य पुस्तक प्रणाली।
पाठ्य पुस्तक प्रणाली, जबकि हमने आगमन विधि के अंतर्गत पढ़ा है प्रयोग प्रणाली और प्रयोग के साथ में सहयोग प्रणाली। कौन सी विधि में? आगमन विधि में। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की लगभग संभावना रहती है। आगमन विधि के अंतर्गत दो रूप माने जाते हैं, एक प्रयोग प्रणाली और एक सहयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली और प्रयोग के साथ में दोस्तों सहयोग प्रणाली। जबकि निगमन विधि के भी दो रूप माने जाते हैं, एक सूत्र प्रणाली और सूत्र के साथ में दूसरी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। दोस्तों यहां पर भी हमें निगमन विधि का प्रयोग पड़ता है। संस्कृत की प्रसिद्ध व्याकरण शिक्षण के लिए निगमन विधि का ही प्रयोग करते हैं। यहां पर एक विशेष बात याद रखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा के जो शिक्षाविद हैं, संस्कृत भाषा के व्याकरणों के अनुसार शिक्षण में निगमन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, जबकि हिंदी व्याकरण के अनुसार आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, निगमन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंतर्गत चर्चा करते हैं दोस्तों महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। दोस्तों महर्षि पाणिनि निगमन विधि के प्रयोग पर बल देते हैं। महर्षि पाणिनि निगमन विधि, जबकि कात्यायन की चर्चा करते हैं। कात्यायन, दोस्तों कात्यायन भी निगमन विधि के प्रयोग पर ही बल देते हैं। निगमन विधि पर ही प्रयोग बल देते हैं, जबकि महर्षि पतंजलि, यहां से भी इंपॉर्टेंट पर्सन बनने की संभावना रहती है। महर्षि पतंजलि, दोस्तों महर्षि पतंजलि निगमन से आगमन विधि की ओर बढ़ गए। निगमन से आगमन विधि पर बल देते हैं, निगमन से आगमन विधि पर बल देते हैं। निगमन से आगमन विधि पर। तो कहने का तात्पर्य कि महर्षि पतंजलि ने दोस्तों सर्वप्रथम निगमन विधि के प्रयोग पर बल दिया था, लेकिन निगमन से वो किस विधि की ओर आकर्षित हो गए? निगमन से आगमन विधि की ओर आकर्षित हो गए। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि का जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, क्योंकि संस्कृत के जो व्याकरण जो त्रिमुनि हैं उन्होंने निगमन विधि के ऊपर ही ये बल दिया है कि व्याकरण पढ़ाते समय एक अध्यापक को निगमन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत दोस्तों नियम ज्यादा चलते हैं, नियम और सूत्र चलते हैं। बालकों को सबसे पहले नियम और सूत्र रटवाए जाते हैं, उसके बाद में व्याकरण का शिक्षण है वो करवाया जाता है। तो महर्षि पाणिनि और कात्यायन तो निगमन विधि पर ही बल देते हैं सर्वाधिक, जबकि महर्षि पतंजलि ने निगमन विधि पर प्रयोग निगमन विधि के प्रयोग पर बल दिया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने निगमन से किसको अपना लिया? आगमन विधि। तो दोस्तों इस आधार पर निगमन विधि का भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों निगमन और आगमन दोनों विधियों को यदि एक साथ आ जाती है तो वहां पर दोनों के साथ में विधि पढ़ी जाती है, आगमन निगमन विधि। तो उसके अंतर्गत भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस निगमन विधि को उतारिए।
तीसरी विधि दोस्तों आगमन और निगमन विधि दोनों को साथ में, आगमन निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न ये बनता है कि ये व्याकरण शिक्षण की नवीनतम यानी आधुनिक विधि मानी जाती है, अर्वाचीन। यह है व्याकरण शिक्षण की, यह है व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि मानी जाती है। अब आधुनिक की जगह अर्वाचीन भी आ सकता है। ये व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाती है दोस्तों, आधुनिक। जबकि आगमन और निगमन विधि जो अलग अलग पढ़ी है वो दोनों प्राचीन विधियां मानी जाती हैं। अर्थात व्याकरण पढ़ाते समय परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है, परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि व्याकरण पढ़ाते समय व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक दोनों विधियों का दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करता है, एक साथ एक साथ प्रयोग करता है, अर्थात सर्वप्रथम बालकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है, सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा फिर नियम की स्थापना करता है, नियम की स्थापना करता है तथा उसके बाद तथा उसके बाद नियम से संबंधित अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है, अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह आगमन निगमन विधि मानी जाती है, आगमन निगमन विधि मानी जाती है दोस्तों। आगमन निगमन विधि है वो दोस्तों व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि मानी जाती है। इस विधि से शिक्षण कार्य करवाते समय एक शिक्षक आगमन और निगमन दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करता है। आगमन विधि का प्रयोग करेगा तो सबसे पहले वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में बालकों पर उस उदाहरणों के नियम की स्थापना कर देगा और फिर उस नियम की सत्यता की जांच करेगा और जांच करने के बाद में नियम की स्थापना करने के बाद में अन्य उदाहरण और फिर प्रस्तुत करता है। तो वह विधि कौन सी मानी जाती है दोस्तों, आगमन विधि मानी जाती है। यह सभी भाषाओं और सभी स्तरों पर व्याकरण पढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। दोस्तों इस बात को आप विशेष तौर पर नोट कर लीजिए, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी भाषाओं एवं सभी स्तरों पर, सभी भाषाओं
एवं सभी स्तरों, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, और उच्च माध्यमिक स्तर। दोस्तों सभी स्तरों पर, सभी स्तरों पर व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि दोस्तों मानी जाती है। ठीक है, सभी भाषाओं से हिंदी संस्कृत है, तो हिंदी संस्कृत भाषा, और इसके अलावा प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक सभी स्तरों पर व्याकरण शिक्षण की ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि अध्यापक पढ़ाते समय उदाहरण और नियम या नियम उदाहरण दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं प्रश्न पूछेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ पर देखो प्रश्न की चर्चा करते हैं। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, प्रश्न पूछेगा व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, सबसे पहले विकल्प में आगमन, निगमन, सूत्र विधि, या फिर पारायण विधि। दोस्तों ये सारी विधियां व्याकरण शिक्षण की विधियां ही हैं, आगे चर्चा भी करेंगे इनकी। इसके अलावा प्रश्न वही है, विकल्प चेंज कर देता है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, और चौथा विकल्प देता है कोई नहीं, कोई नहीं। तो आगमन व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगमन और निगमन दोनों का जो विकल्प आता है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें आगमन का चुनाव करना है, और आगमन और निगमन के साथ में आगमन निगमन आती है, तो हमें किसका चुनाव करना है, आगमन निगमन विधि का चुनाव करना है। तो इस आधार पर हमने आगमन विधि, निगमन और आगमन निगमन तीन विधियां, व्याकरण शिक्षण की 3 विधियों का अध्ययन कर लिया। आगे जो बची हुई शिक्षण विधियां दोस्तों उनका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।